जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरिन के सिद्धांत को समझाइए। गाइज हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरिन के सिद्धांत को समझाइए। 2018 में पूछा गया है, 5 नंबर का आता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 7 स्टेप में हम इसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसका वेट कीजिएगा आप लोग और छोड़ करके मत जाइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे खल्लास करेंगे। चलो देखते हैं उत्तर। रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में रूसी वैज्ञानिक ए.आई. ओपेरिन ने सन 1924 में सर्वमान्य परिकल्पना प्रस्तुत की तथा इसका नाम भौतिकवाद या पदार्थवाद रखा। इस उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। चरण नंबर 1, स्टेप नंबर 1, परमाणु अवस्था। वैज्ञानिक के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी जलते हुए गोले के समान थी। इसका तापमान 5000 सेल्सियस से 6000 सेल्सियस तक था। पृथ्वी का तापक्रम कम होने से भारी परमाणु जैसे तांबा, निकिल, लोहा आदि ने पृथ्वी का केंद्रीय भाग बनाया, जबकि हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि से परमाणु का निर्माण हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पर बताया क्या इन्होंने कि तांबा, निकिल, लौह आदि ने पृथ्वी का केंद्रीय भाग बनाया। मतलब केंद्रीय मतलब सबसे बीच में सट गए, पृथ्वी से गोली गोली पृथ्वी हो गई, इसके बीचों बीच में सट गए यहाँ पर। ठीक है गाइस, जैसे ये हमारी गोली गोली पृथ्वी हो गई और इसके बीचों बीच में सट गए कौन कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रो जो जो तांबा, निकिल, लौह और जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन थे, ये वायुमंडल में सट गए और वायुमंडल का निर्माण कर दिया। आदिकाल का वातावरण अपचायक था, साथ ही किसी प्रकार का आवरण न होने के कारण सूर्य से पराबैंगनी किरणें भी पूर्ण रूप से पृथ्वी तक पहुंचती थी। जो हमारी ओजोन की परत है O3 अब है, लेकिन तब नहीं थी, तो इसीलिए सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी जो है पृथ्वी तक आती थी। लेकिन अब ओजोन की परत है तो सूर्य की पराबैंगनी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर आने के बाद में ऊपर सीधा लौट जाती हैं, नीचे नहीं आ पाती, बहुत ही खतरनाक होती हैं। फिर देखते हैं स्टेप नंबर 2। देखिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कब क्या हुआ। 7 स्टेप में जीवन की उत्पत्ति हुई, उसमें प्रोटिस्टा जगत का निर्माण हुआ, उसके बाद में एक कोशिकी, फिर बहुकोशिकी का निर्माण, उसके बाद में मानव का निर्माण हो गया। गाइज फिर देखते हैं स्टेप नंबर 2, अणु अवस्था। इसमें पृथ्वी का तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगा, जिसके कारण परमाणु के परस्पर क्रिया करने से अणु तथा सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। आदि वायुमंडल की नाइट्रोजन और कार्बन की अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्रमशः नाइट्राइड्स एवं कार्बाइड्स बने। कार्बाइड्स पर गर्म जलवाष्प की प्रतिक्रिया से प्रथम और सरलतम कार्बनिक यौगिक मीथेन तथा नाइट्राइड्स पर जलवाष्प की प्रतिक्रिया से अमोनिया बनी। मतलब क्या हुआ, नाइट्राइड मतलब N की पावर -3 हो गई, ये नाइट्राइड्स हो गया। और कार्बाइड जैसे पोटेशियम कार्बाइड्स बना, जैसे K, और क्या हुआ CO3, इस तरीके से बन गया कार्बाइड्स। ठीक है गाइस, थोड़ा आगे निकल आए हैं, चलो कोई बात नहीं। सर्वप्रथम इसका निर्माण होगा, अमोनिया बन गई। और फिर क्या हुआ, अमोनिया बनने के बाद में पृथ्वी के गर्म होने के कारण जल H2O सिर्फ ताप के रूप में था और ऑक्सीजन जैसी गैस केवल संयोजी ऊतकों H2O आदि के रूप में उपस्थित थी। पृथ्वी का तापक्रम ठंडा होने पर यह बादलों एवं विभिन्न दूसरे यौगिकों के साथ कोहरे का रूप लिया। जब पृथ्वी का तापक्रम और कम हुआ तो इन्हीं बादलों से भारी वर्षा होने लगी, जिसके कारण आदि सागर, झीलों तथा नदियों का निर्माण हुआ तथा वर्षा के जल से वायुमंडल की विभिन्न गैसों जैसे
CH4 NH3 H2O समुद्र से मिली, यानी मीथेन गैस, अमोनिया गैस और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, समुद्र से मिल गई। फिर क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 में समझाया गया है आगे, उसे भी देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। इसमें क्या हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। उसमें क्या था, स्टेप नंबर 2 में अणु अवस्था थी और स्टेप नंबर 1 में परमाणु अवस्था थी। अब क्या हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। प्राथमिक अणुओं के मिश्रण से निर्मित यौगिकों के जल में घुलने के कारण समुद्री जल खारा हो गया। क्या हुआ, ये सब जो मिल गए, ये सभी तत्व जो मीथेन हुआ, अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन, ये सभी मिलने के बाद में क्या हो गया, समुद्री जल खारा हो गया। मीथेन संभवतः प्रथम निर्मित यौगिक था तथा हाइड्रोजन साइनाइड इसके उपरांत निर्मित हुआ। समुद्री जल में इन तत्वों की अधिक मात्रा में होने के कारण इनकी आपस में क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का निर्माण हुआ, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल एवं कार्बनिक अम्ल। इसमें क्या हुआ कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का निर्माण हो गया, मतलब कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक हाइड्रोकार्बन का मतलब यही होता है कि हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, इसके अलावा कोई और ना हो, इसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 में समझते हैं। स्टेप नंबर 4 में समझाया गया है विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। इसमें क्या हुआ, पहले में इसमें क्या था, तीसरे में क्या था, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, और इसमें है विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो गया। उसमें यौगिक थे, इसमें पदार्थ हुआ। सरल कार्बनिक यौगिकों से बहुलकीकरण से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से पेप्टाइड तथा शर्कराओं के बहुलकीकरण से पॉलीसेकेराइड निर्मित हुए। मतलब क्या हुआ, अमीनो अम्ल के बहुलकीकरण से पेप्टाइड बना तथा शर्करा मतलब C6H12O6 जैसे कि ग्लूकोज, जैसे शर्करा, इस सभी से क्या हो गया, इस सभी क्या, इसके बहुलकीकरण से क्या होगा, पॉलीसेकेराइड का निर्माण हुए तथा नाइट्रोजनी क्षारों शर्करा एवं फास्फेट से जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड निर्मित हुए। ये सभी क्रियाएं विकर विहीन तथा कोशिका के बाहर आद्य सागर में घटित हुई। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 में समझते हैं क्या है। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का निर्माण। इसमें क्या हुआ, जो हमारा था जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरिन के सिद्धांत को समझाइए था प्रश्न, तो इसमें क्या था, अब 5 स्टेप पर पहुंच गए हैं। अब क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं कोशिका कला का निर्माण। आद्य सागर के गर्म जल में विविध यौगिकों के अणुओं में परस्पर प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नए नए यौगिक बनते रहे। जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों के विशेषतया विद्युतावेशी प्रोटीन्स के अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडल कण बना लेते थे। मतलब क्या हुआ, बड़े कोलाइडल कण क्या थे, तो इनकी जो है माप थी, तो बड़े कोलाइडल मतलब थे ये 100 नैनोमीटर से छोटे नहीं थे और 1000 नैनोमीटर से बड़े नहीं थे। मतलब क्या, 100 नैनोमीटर का मतलब होता है, 100 नैनोमीटर का मतलब होता है 100 गुणे 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, 10⁻⁻9 होता है। अगर हम इसको यहाँ पर लाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे, तो यहाँ से 1 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा 10 गुणे 10⁻⁸। अगर हम इसको लाएंगे यहाँ पर 1 इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 और घट जाएगा, तो होगा 1 गुणे 10⁻7 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया, क्या बन गया, कोलाइडल कण बन गए। अब आगे देखते हैं। इन्हीं कोलाइडल बूंदों को सिडनी फॉक्स ने प्रोटिनाइड माइक्रोस्फीयर्स कहा। विरोधी आवेश को इन कोलाइडल बूंदों के एक दूसरे से चिपक जाने पर अधिक बड़े व घने कोलाइडल तंत्र बन जाते थे। मतलब बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाते थे और बहुत ही कठिन जो है, बहुत ही मजबूत बंध बना लेते थे, और
उन्हें क्या कहा गया, कोलाइडल बूंदों के एक दूसरे से चिपक जाने के कारण कोलाइडल तंत्र बना देते थे, मतलब कि तंत्र एक बना सिस्टम बना लेते थे। आधे सागर में उपस्थित इन बूंदों को ओपेरिन ने कोएसर्वेट्स कोएसर्वेट्स का नाम दिया। कोएसर्वेट्स ने रासायनिक क्रिया द्वारा, मतलब ये जो ओपेरिन थे, ओपेरिन का जीवन निर्माण सा सिद्धांत था, उन्होंने ओपेरिन ने ही कोएसर्वेट्स को रासायनिक क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगों का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप इसमें शुद्धिगुणन की क्षमता आ गई। इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्षमता आ गई, इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से मिलने से न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने। गुणसूत्रों एवं विषाणु का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन से ही संभव हुआ। मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बने और न्यूक्लियोप्रोटीन से गुणसूत्रों, मतलब गुणसूत्र जो होते हैं, जो मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं, इसी तरीके से इनसे ही न्यूक्लियोप्रोटीन से क्या हुआ, गुणसूत्रों का निर्माण हो गया। ये मतलब क्या है कि जीवन की उत्पत्ति, मतलब कैसे पृथ्वी पर कैसे मनुष्य आए, वो पूरा समझाएगा स्टेप बाय स्टेप कि गुणसूत्रों का कैसे निर्माण हुआ। सभी चीज़ के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, हर जीव के गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, उसी तरीके को यहाँ पर समझाया गया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 6 को। दोस्तों स्टेप नंबर 6 में समझाया गया है आदि कोशिकाओं का निर्माण। मतलब आदि कोशिकाओं का निर्माण होगा। कोएसर्वेट्स तथा न्यूक्लियोप्रोटीन्स के मिलने से पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि आदि कोशिकाएं विषम पोषी रही होंगी। कालांतर में इनमें से प्रकाश संश्लेषण कर सकने वाले जीवधारियों के विकास के कारण ही ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हुई और पूर्व का अपचायक वातावरण वर्तमान के ऑक्सीकरण वातावरण से बदलने लगा। मतलब क्या हुआ, इसमें अपचयन की प्रक्रिया हुई और इसमें क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण जब हुआ तो जीवधारियों के विकास है जो कारण ही ऑक्सीजन का वातावरण में मुक्त हुई। मतलब जीवधारियों के द्वारा जो ऑक्सीजन थी वो वातावरण में मुक्त हो गई, मतलब पेड़ पौधों के द्वारा। फिर क्या हुआ, चरण नंबर 7 में यहाँ पर मनुष्य का निर्माण हो गया। इसमें क्या हुआ, विकसित कोशिकाओं का निर्माण एवं ऑक्सीजन का स्वतंत्र होना। इसमें क्या होगा, विकसित कोशिकाओं का निर्माण हो गया, मतलब जो हमारी कोशिका सेल थी इनका निर्माण हो गया, एवं ऑक्सीजन का स्वतंत्र होना। वातावरण में बढ़ती ऑक्सीजन के कारण प्रथम एक कोशिकीय एवं सुकेंद्रीय वातावरण में बढ़ती ऑक्सीजन के कारण प्रथम एक कोशिकीय एवं सुकेंद्रीय जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। इन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व केंद्रीय एवं आदिम जीवाणु से हुई। मतलब क्या हुआ, इन कोशिकाओं की जो उत्पत्ति हुई थी तो पूर्व केंद्रीय एवं आदिम जीवाणु से हुई। जो जीवाणु थे उनसे बैक्टीरिया से हुई। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्या है समझाएगा। और जो थे प्रोटिस्टा भी जो निर्माण हुआ, अभी इसको समझाएंगे। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में सर्वप्रथम प्रोटिस्टा का निर्माण हुआ, अर्थात धीरे धीरे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों का उद्भव विकास हो गया। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले प्रोटिस्टा मतलब शैवाल, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी का निर्माण हो गया। और उसके बाद में जो है बहुकोशिकीय का निर्माण होगा। ये सभी क्या है, एक कोशिकीय है और ये क्या है, बहुकोशिकीय। उसके बाद में मनुष्य का निर्माण हुआ, सभी चीज़ों का निर्माण हो गया। तो गाइज ये हमारा था जीवन की उत्पत्ति से संबंधित ओपेरिन के सिद्धांत का समझाइए, हमारा क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट्स बुक से दे दिया। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।